जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो आप आवेदन कर रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी कर लेते हैं और सिलेबस के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार का आएगा। अगर आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप सिलेबस के अनुसार तैयारी नहीं करते हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों जान लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के जो डाटा दिया है, नोटिफिकेशन दिया, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आरपीएफ एसआई के बारे में, तो पहले हम कांस्टेबल के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों जान लेते हैं ये कांस्टेबल की भर्ती है जो आपको वर्दी पहननी होगी। पुलिस की होती है, रेलवे में पुलिस की भर्ती होती है और आपको रेलवे की सुरक्षा इसमें करनी होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल कार्यकारी की भर्ती ये निकली है। सबसे पहले आपको पता ही है कि आपकी जो आवेदन करने जो तिथि है वो 15/4/2024 से स्टार्ट हो गई है और 14/5/2024 तक आवेदन होंगे और 15/5 तक आप अगर फ़ीस जमा नहीं की तो आप फीस जमा कर सकते हैं। तो आपको जो एक्स्ट्रा 15 तारीख तक आप फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन जो आवेदन है वो आपके 14/5 तक ही आवेदन किए जाएंगे और स्टार्टिंग डेट आपको पता ही है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जान लेते हैं। और जैसे कि सैलरी के बारे में अगर आपको बता दें कि आपको सैलरी किस प्रकार से मिलती है और लेवल क्या है। इसका 3 लेवल है, कांस्टेबल कार्यकारी है और 21,700 इसका प्रारंभिक वेतनमान जो बोलते हैं। और सैलरी जो लगभग मिलेगी वो आपकी 35,000 प्लस इसमें मिलने वाली है। और कुल जो पद हैं वो 4208 इसमें कांस्टेबल के लिए पद हैं। और आयु की बात करें तो 18 से 28 वर्ष इसमें आयु है और आरक्षण के अनुसार निम्न जातियों के लिए इसमें आयु में छूट भी दी गई है। छूट के बारे में बात करेंगे। अब जान लेते हैं इसमें जो कोविड-19 जो हुआ था उसके चलते इसमें 3 साल की छूट दी गई है। अब जान लेते हैं ये दिया है नीचे, इसके बारे में दिया है कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से क्या क्या आपको ध्यान रखना है। जो उम्मीदवार 12वीं पास जो कर रहे हैं, 12वीं पेपर दिए हैं, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर दरोगा के लिए जो अभ्यर्थी बीए कर रहे हैं, बीए का आवेदन बीए के लास्ट ईयर के पेपर दिए हैं, वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ इसमें दिया है। अब जान लेते हैं नीचे की तरफ और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी बातें हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। और दोस्तों इसमें आपकी जो भर्ती निकली है इसमें अगर आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपके लिए तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं रेलवे विभाग से। और जो ये नंबर है ये आपका 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये चालू रहेगा, तो आप यहाँ से इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी इसमें सूचना दी है कि अगर भर्ती के दौरान आपकी जो रिक्तियाँ हैं वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, यानी कि जो वैकेंसी हैं वो बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं फाइनल तक, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको मेडिकल के दौरान आपको फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके जो उम्र है उसके बारे में, आयु सीमा के बारे में उन्होंने दिया है कि आयु सीमा में जो क्या है आपकी 1/7/2024 से आपकी उम्र इसमें ली जाएगी। और उसके बाद जो आपका 18 से 25 वर्ष तक इसमें होती थी, लेकिन 3 साल इसमें बढ़ा दिए कोविड की वजह से, तो 18 से 28 इसमें कांस्टेबल के लिए कर दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे सूचना की राहत देने के लिए कांस्टेबल पद के आयु सीमा में 3 वर्ष की इसमें छूट इन्होंने दी है। ये सीधा इन्होंने लिख दिया है, तो 18 से 25 कर दिया है। अब जो छूट मिली है किन जातियों को किस श्रेणी के आधार पर छूट दी है उसके बारे में जान लेते हैं। जो छूट दी गई है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी गैर क्रीमिक लेयर यानी कि ओबीसी वालों के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष की छूट दी है। भूतपूर्व सैनिक जो हैं हमारे सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात कम से कम 6 माह की सेवा की है, उनके लिए जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक में अनारक्षित और ईडब्ल्यू वर्ग में आते हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट है। और जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर आते हैं तो उनके लिए जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आते हैं उनके लिए 8 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनके लिए 6 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जो विधवा तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली है जो महिला है और दोबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए, अगर वो महिलाएं अनारक्षित ईडब्ल्यूएस में आती हैं तो 2 वर्ष की छूट है। और अन्य पिछड़े वर्ग में आती है तो 5 वर्ष की है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर आती हैं तो 7 वर्ष के लिए उनकी छूट इसमें दी गई है महिलाओं के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होगी, यानी कि जो जन्म तिथि है आपकी। आयु में छूट के लिए बात कर लेते हैं। जो अभ्यर्थी
अनारक्षित वर्ग EWS के मध्य आते हैं तो उनकी उम्र 2/7/1996 के बीच होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी OBC वर्ग में आते हैं उनकी 2/7/93 के बीच उम्र होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर आते हैं तो उनकी उम्र 2/7/91 के मध्य होनी चाहिए। और सभी उम्मीदवारों को जो है वो 1/7/2016 के मध्य होना चाहिए। और इसके बाद की उन्होंने कहा कि इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। बाकी आगे बात कर लेते हैं। योग्यता आपको पता ही है कि अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप दरोगा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए स्नातक होना चाहिए। और इसमें यह लिख दिया गया है जो अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने परीक्षा दी है और प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आवेदन ना करना, उनके लिए आवेदन नहीं करना है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। और जिनका क्लियर है वही इसमें आवेदन करें। फ़ीस के बारे में आपको पता ही है कि फ़ीस कितनी है। फ़ीस आपको हमने बता दिया है। जो अभ्यर्थी सभी वर्ग के नीचे छूट प्राप्त करके अलावा 500 रुपये है पहले चरण, यानी कि जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए इसमें 500 रुपये फ़ीस दी गई है। और अगर वो पेपर दे देते हैं तो उनके 400 रुपये की जो राशि है वो बैंक में वापस कर दी जाएगी। अगर जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति भूतपूर्व सैनिक महिलाएं अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं वे अभ्यर्थी, अगर उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है, अगर वो पेपर दे देते हैं तो उनकी 250 रुपये की फ़ीस उनके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। लेकिन ये केवल जो दिया है उन्होंने लिखा भी है नोट केवल CBT भाग लेने वाले उम्मीदवार के पेपर देने वाले उम्मीदवारों के लिए ही ये फ़ीस वापस की जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो फ़ीस के बारे में बात हुआ। अब आगे जो इम्पोर्टेंट बातें वही हम बताने वाले हैं। आगे चलते हैं। आगे ध्यान देने वाली जो बातें हैं उन्हें देख लेते हैं कि और आपको क्या क्या इसमें देखना है। आगे आपको ये बताने वाले हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होना है। भर्ती की प्रक्रिया उन्होंने दी है किस प्रकार से होगी। तो आपका जो फॉर्म है वो आपने आवेदन कर दिया होगा उसकी वेबसाइट से। आगे बात कर लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। पहला, कंप्यूटर आधारित टेस्ट। आपका पेपर जो होगा कंप्यूटर के आधार पर हो, कंप्यूटर से पेपर होगा आपका, यानी कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी। उसके बाद अगर आप परीक्षा दे देते हैं, परीक्षा के बाद आपका शारीरिक मापन परीक्षण यानी कि आपका फिजिकल होगा, जो दौड़ है वो होने वाली है। अगर आप फिजिकल पास कर लेते हैं तो फिर आपका दस्तावेज जो है सत्यापन यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद परीक्षा कार्यक्रम स्थानों की जानकारी RBI वेबसाइट SMS और ईमेल के माध्यम से पात्र उम्मीदवार को दी जाएगी। यानी कि अगर आपने उसमें भी पास हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आपको जो नेक्स्ट चरण होगा उसकी जो सूचना है वो इसकी वेबसाइट या आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी कि आपको अब कब आना है। उसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगी वो परीक्षा स्तर 10वीं मैट्रिक स्तर का होगा, यानी कि जो कांस्टेबल के लिए उनके लिए 10वीं स्तर की परीक्षा होगी। 10वीं लेवल का ही उनके लिए लेवल आएगा। जो क्वेश्चन है 10वीं के लेवल के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद पैटर्न जो होगा वो कुल इसमें दिया है कि 90 मिनट होंगे और कुल प्रश्न 120 होंगे। 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न करने हैं। आगे बात कर ले, उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया अगर छोड़ दिया है उसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी कि 1/3 अंक होंगे। अगर आपने गलत कर दिया, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 सही नंबर काट दिया जाएगा। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और एक सवाल और आपका आता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो क्या उसके नंबर कटेंगे? नहीं, अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया उसका कोई मान्य नहीं होगा, वो 0 माना जाएगा। ना ही उसके नंबर कटेंगे, ना ही वो गलत माना जाएगा, ना ही वो सही माना जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, कोई शिफ्ट में आयोजित CBT के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा, यानी कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लागू किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम 5% UR EWS और OBC NEL 35%, SC और ST 30%। इसमें जो पास होने के लिए उन्होंने पात्रता जो कही है वो कही है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब है कि आपका जो अभ्यर्थी आपको पेपर में अगर आप प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट के लिए गिना जाएगा। यानी कि अगर आप परीक्षा दे देते हैं तो उसका एक मेरिट लगेगा, मेरिट आएगा। अगर आपका उसमें नंबर आ जाता है तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा।
अब आगे बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस अगर आप नहीं जान पाओगे तो तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि जो सिलेबस है वो किस प्रकार से आपका आने वाला है। यानी कि जो आपकी परीक्षा है सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम प्रश्न बहुविकल्प उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है। यानी कि जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा उसमें 4 ऑप्शन आपके आएंगे, उनमें से आपको एक सही है उसे टिक करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट आपका गणित। गणित में आपका 35 अंक का आपका गणित के क्वेश्चन है, यानी इसमें 35 अंक का गणित होगा आपका। इसमें आपके जो चैप्टर आने वाले हैं जहाँ से आपके गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है आपके चैप्टर हैं संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध। आगे है मौलिक गणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात। औसत से आपके क्वेश्चन आएंगे, ब्याज से आएंगे, लाभ से आएंगे, लाभ और हानि से। छूट जो होती है उसमें आएंगे, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग इसमें किया जाएगा। क्षेत्रमति से भी क्वेश्चन आएंगे, समय और दूरी के जो पार्ट है उससे भी क्वेश्चन आएंगे। आदि पर प्रश्न इसमें बनने वाले हैं। ये जो चैप्टर दिए हैं इनसे आपके क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इन चैप्टरों की अच्छी तैयारी कर लेनी है। उसके बाद फिर है आपका रीजनिंग, जिसे आप कहते हो रीजनिंग। तो रीजनिंग से भी आपके 35 क्वेश्चन की रीजनिंग होगी। इसमें 35 क्वेश्चन का आपका रीजनिंग आने वाली है। और जो आपके चैप्टर दिए हैं वो हैं एनालॉजिस, और फिर है समानताएँ और अंतर, इसमें आपको छांटना है। स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिनयास, फिर आपका समस्या और समाधान विश्लेषण करना होगा। निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति देखने का वो जो है, और भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंगणितीय तर्क, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण, अंगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष और सिलोजिस्ट तर्क आदि। इसमें इस प्रकार के जो चैप्टर हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन कुछ चैप्टरों से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग में 35 अंक के होंगे, 35 अंक के ही आपके मैथ के और 35 अंक के ही आपके रीजनिंग के, यानी कि टोटल 70 अंक हो गए। अब जो बाकी के 50 अंक हैं, यानी 120 का आपका पूर्णांक है, 50 अंक का जो है आपका वो जीके होने वाली है। जो जीके है आपके सामान्य जागरूकता, यानी जीके जिसे आप कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और जो चैप्टर होने वाले वो हैं प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। यानी कि आपके जो समाज और पर्यावरण संबंध से जो सामान्य जागरूक जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको अपने पर्यावरण और जो आपका समाज है और आपका जो भारत का जो भी इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोज़मर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षा व्यक्ति की उम्मीद की जा सकती है। परीक्षण में भारतीय उम्मीद की जा सकती है, यानी कि करंट अफेयर जो वर्तमान की घटना चल रही है उनके बारे में, और जो हो चुकी हैं होने वाली हैं वो जो घटना है उनके बारे में आपको इसमें मतलब कि करंट अफेयर की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर है परीक्षण में भारतीय इतिहास आपको जानना होगा, कला संस्कृति क्या भारत की, भूगोल क्या भारत का, अर्थशास्त्र क्या है, सामान्य राजनीति क्या है, भारतीय संविधान के बारे में आपको जानना होगा, खेल के बारे में, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। यानी कि आपके साइंस जो है आपकी साइंस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के अंदर। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत कम चैप्टर है, तो इनकी आपको अच्छी तैयारी कर लेनी है। अब आगे बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी होगी। टेस्ट जो होगा आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी और उसमें 10 गुने अभ्यर्थियों को पास करके लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। जो फिजिकल है आपका उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल के बारे में कि आपको फिजिकल है, जैसे कि फिजिकल में आपके क्या है, जो कांस्टेबल में आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी और 5 मिनट 45 सेकंड में आपको पार करनी होगी। और अगर बात करें 800 मीटर की जो दौड़ है वो महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है और 3 मिनट 40 सेकंड में उन्हें वो पास करनी होगी। वहीं बात करें लंबी कूद के लिए तो पुरुषों के लिए 4 फुट है और ऊंची कूद भी 4 फुट है। महिलाओं की बात करें तो 9 फुट है और 3 फुट उन्हें ऊंची कूद है, यानी लंबी कूद 9 फुट होगी और ऊंची कूद 3 फुट ऊंची कूद होगी महिलाओं के लिए। अब बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं अब कि आपका आगे बात कर लेते हैं कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जो पुरुष EWS या OBC वर्ग या जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। अब वो महिलाएं जो जनरल कैटेगरी में आती हैं और
EWS में OBC वर्ग में आती हैं उन महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर है। और जो पुरुष हैं उनके लिए जो चेस्ट दी है वो 80 से 85 सेंटीमीटर दी है इन वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। अब बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी SC और ST वर्ग में आते हैं उनकी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर ली जाती है। महिलाओं के लिए अगर बात करें SC ST महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर इसमें हाइट ली जाती है। और जो पुरुष हैं SC ST के उनके जो चेस्ट है वो 76.2 से 81.2 तक इसमें ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं गढ़वालियाँ, गोरखाएँ, मराठों, डोगरा, क्वानी और सरकार द्वारा बिजनेस अन्य श्रेणी के लिए जो अभ्यर्थी हैं जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट है 163 सेंटीमीटर है। और जो महिलाएं हैं पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उनके 155 सेंटीमीटर हाइट है। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर इसमें दी गई है। तो ये इस प्रकार से आपका जो फिटनेस होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर आप इसमें रनिंग कर रहे हैं 1600 मीटर 800 मीटर यानी 1600 पुरुष और 800 महिलाओं के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। अगर एक मौके में अगर आपने रनिंग पास कर दी तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ऊंची कूद और लंबी कूद में नहीं है। कूद और ऊंची कूद के लिए उम्मीदवार के प्रत्येक को 2 मौके दिए जाएंगे। अगर आप पहली बार में नहीं कूद पाए तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा, यानी कि आपके लिए 2 मौके इसमें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आप 2 चांस आपको मिलने वाले हैं। तो आपको एक चांस में अगर पास नहीं होती तो आपको फिर भी दोबारा मौका इसमें दिया जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, अपने घर पर प्रैक्टिस करें ऊंची कूद लंबी कूद के लिए। अब और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें वो आपको हम बताने वाले हैं। दस्तावेज़ में आपको पता ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर के जाने हैं और उस दौरान भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। अगर आप चाहते तो आपको अपडेट मिलता रहे RPF भर्ती तक, जब तक आप फाइनल तक ना पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी सूचना जो है वो आप तक समय तक पहुँच सकें। अब बात कर लेते हैं कि प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या होगा। प्रारूप है निम्नलिखित मूल दस्तावेज साथ ही साथ उनकी स्वयं स्थापित फोटोकॉपी होनी चाहिए। PET PMT और अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को संबंध संस्थापन के लिए आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में उन्होंने दिया है। पहला है आयु के प्रमाण पत्र के रूप में आपका जो है मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपके पास आपके आयु प्रमाण पत्र जो आपका उस आयु होती है आपके हाई स्कूल में आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपकी आयु होती है वो होना चाहिए। फिर है योग्यता के प्रमाण के रूप में मैट्रिक प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं पास के जो कागज़ हैं वो होने चाहिए। फिर है केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो भी आपके लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो आपका होना चाहिए। आगे बात कर ले भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जो होता है, उन्होंने अगर पहले नौकरी की है डिस्चार्ज प्रमाण पत्र उनको दिया वो होना चाहिए। और स्वयं सत्यापित रंगीन फोटोग्राफ की 2 प्रतियां भी होनी चाहिए। आप फोटो कॉपी करा लें, रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए, 2 कॉपी होनी चाहिए। फिर है सेवारत सरकारी कर्मचारियों के मामले वर्तमान नियुक्तियों के अनुपत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी सेवा कर रहे हैं किसी विभाग में हैं, राज्य में या केंद्र में, जो भी अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए NOC उनका होना चाहिए। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ये आपका होना चाहिए। अब आगे है अधिवास प्रमाण पत्र, जहां लागू होता है कई क्षेत्रों में अधिवास प्रमाण पत्र लागू होता है वो होना चाहिए। केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित रूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंधित प्रमाण पत्र जो EWS वर्ग के अभ्यर्थी उनके लिए उनका प्रमाण पत्र होना इसमें आवश्यक है। तो आपको सभी जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। अब आपका जो लास्ट में आपका मेडिकल होगा और जो आपको आवेदन आप कर ही देंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने आपको बता दी हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर इसमें कोई बदलाव होता है किसी प्रकार का तो आप वेबसाइट पर देखते रहें। किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो अगर आप चाहते हैं कोई बदलाव होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई नया बदलाव होता है तो आपको समय से अपडेट करा दिया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं और अभी इसमें पेपर जो होगा उसकी अभी कोई जानकारी नहीं दी है, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। तो एग्ज़ाम जो भी होगा आपको समय से अपडेट करा दिया जाएगा। समय से आपको अपना जो है
सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको समय से सभी छोटी छोटी सूचनाएं मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको छोटी छोटी सूचना समय से अपडेट होती रहे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो अनुसूचित जाति आपका जो प्रारूप है वो अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए जो ये प्रमाण पत्र होता है, प्रमाण इसमें दिया, प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया है वो इस प्रकार का है, जो कि आपको इस प्रकार से आपको अगर आप लगाते हैं तो आपके पास होगा ही, आपको बनवाना होगा। उसके बाद ओबीसी जो वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए अगर आप छूट चाहते हैं तो इस प्रकार का आपको जो प्रमाण पत्र है वो मांगा जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो प्रारूप है उनका लिया जो प्रारूप दिया है वो EWS अभ्यर्थियों के लिए ये वाला प्रारूप दिया है। जो EWS वाले अभ्यर्थी उनके लिए इस प्रकार का प्रारूप उन्होंने दिया है कि इस प्रकार का आपका प्रारूप लगने वाला जिसमें आपको छूट मिल सके। फिर है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या OBC वर्ग वाले अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार का एक प्रारूप दिया है जिससे कि वो छूट पा सकें। फिर है दोस्तों आपके केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RPF 2004 के तहत सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवार को प्रति जानवे परीक्षा शुल्क की छूट जो अल्पसंख्यक उम्मीदवार है उनके लिए इस प्रकार का प्रारूप इन्होंने दिया है। फिर उन्होंने दिया है भूतपूर्व सैनिक जो हैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ये हैं भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए इस प्रकार का प्रारूप दिया है। अगर वो छूट चाहते हैं तो इस प्रकार का प्रारूप उन्हें दिया है। और दोस्तों और अगर आप छोटी छोटी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। बाकी अगर आपको कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सभी बातों की सूचना और बातों का जवाब हम आपको देते रहेंगे, समय से अपडेट आपको कराते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।